हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन प्रकार के तत्व होते हैं? कौन से तीन तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। तो ऐसा बोले सिवाइन, ठीक है, सिवाइन बोले थे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है? तो राइमर ने कहा था। ऐसे ही मतलब इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें यही डॉग हाउस और कुछ कुछ दे दिया था, उसको मैच द फॉलोइंग करना था। तो एक एक चीज़ इसी से क्वेश्चन बन जाता है। एक ही क्वेश्चन से कभी चार क्वेश्चन, कभी एक ही क्वेश्चन एक में सिंगल में दे देते हैं। तो एक बिल्कुल ध्यान रखना, पिछले क्लास अगर आप अटेंड किए होगे तो यही वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट को उतार सकते हैं? ठीक है, ये कौन बोले थे? डेविड ईस्टन। मूल्यों की बात वो करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? ठीक है, तो बोगेलिन का है। बोगेलिन का है क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान से, पुनरुत्थान से। ठीक है, पुनरुत्थान से बोगोलिन का है। तो आज पश्चिम में परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की निरंतरता की प्रतिनिधि विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, एरिक बोगलिन, लियो स्ट्रॉस हैं। अल्फ्रेड कोवेन, डेविड ईस्टन, लिपसेट जैसे अनुभव मूलक विद्वान ने मूल्य के महत्व को नकारते हुए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के हास्य की बात कही थी, परंतु अनेक नव परंपरावादियों ने मूल्यों के अपने अध्ययन केंद्र बिंदु बनाकर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किया था। तो कौन कौन करते हैं? माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, हन्ना आरेंट हैं, एरिक बोगोलिन है और लियो स्ट्रॉस है। तो आप इनका नाम अपने नोट्स में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? पहला है, उदार पद स्वाधीन व्यक्ति के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषि दास है न ही दास है। बी है, उदारवाद पद का प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया। सी है, शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं। डी है, बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, किसके विचारों में कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया गया है? क्या मैनचेस्टर उदारवाद? तो रिचर्ड कॉबेन और जॉन ब्राइट कॉब्डेन। अगला है क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का, डेनियल वेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है क्योंकि यह किसकी एक विचारधारा को अभिमान्य करने तथा देखो, यह किसी एक विचारधारा को अभिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो सही लग रहा है बट आर गलत लग रहा है। अगला है यह फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स और एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है? तो एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। आगे है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत, स्थानिक सिद्धांत, पुनः संलग्नता का सिद्धांत, परिव्याप्ति का सिद्धांत। तो देखते हैं, हम मैच करेंगे। तो आपका हो जाएगा ए में
सेकेंड, विकास का सिद्धांत जोसेफ ला पलम्बरा है। बी में स्थानिक हो जाएंगे गिवो बोविन सर्तोरी हैं। फिर है पुनः संलग्नता का है बुहम एंड सेंड क्विंस्ट। और परिव्याप्ति का सिद्धांत है ये मॉरिस डुवर्ड्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रित है, तो वो किस पे केंद्रित है? राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन 11, उन्नत पूंजीवाद विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो मार्क्यूज ने किया है कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा है कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जन समूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो ये बोले थे गैसेट। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ लाइन, देखो। अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जन समूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जा भर दिए जाने के कारण होता है। ठीक है, तो जन समूह की बात ये बोलते हैं, तो यही इनका की पॉइंट था गैसेट का। अगला है यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है एवं सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है? तो ये बोले थे कार्ल मार्क्स। स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हॉब्स के रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे गृहीत किया था? तो ये उन्होंने गैलीलियो से लिया था। अगला है द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किसने किया था? द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, तो ये एम.एन. रॉय का है। निम्नलिखित में कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? देखते हैं बुक कौन कौन सी है। लाइफ डिवाइन है, एसेस ऑन गीता है, फिर है योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, तो यही नहीं है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ डिवाइन इनकी बुक से आती है क्वेश्चन, तो आप इनके सारे बुक्स को एक जगह लिख लिया करो। अगला है महात्मा गांधी द्वारा संचालित घटनाओं को क्रम में सजाना है। तो देखो, अहमदाबाद मिल को उच्च मजदूरी के लिए गठित किया, जो यहाँ पे दिया हुआ है। चंपारण हो गया, फिर खेरा हो गया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध प्रकटीकरण, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा फोर्थ के बाद सेकंड हो जाएगा ना, चंपारण 1917। फिर हो जाएगा भू राजस्व वसूली खेरा, और फिर सबसे बाद में हो अहमदाबाद अधिक उच्च मजदूरी। ठीक है, तो ये 17 में हुआ था, सबको पता है। और ठीक है, इसको तो क्रम में सजाना है। आंसर इसका था। अगला है आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? ठीक है, राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है, तो विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना, ऑप्शन सी। विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना। अगला है सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ है? तो सहकारी संघवाद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? द्विध्रुवीय प्रणाली का एक गुण नहीं है, तो बहु और द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व हैं। ठीक है, बहु और द्विदलीय दोनों के तत्व हैं, ऑप्शन ए। इस व्यवस्था में मिलीजुली सरकार का होना व्यावहारिक रूप से असंगत है, इसे बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण माना जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। निम्नलिखित में कौन से द्विध्रुवीय दल का एक गुण नहीं है? बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों तत्व मिले
मिलीजुली सरकार नहीं, ठीक है। बार बार दलों के बीच सत्ता परिवर्तन नहीं, अनेक दलों से निर्मित बड़े नहीं। दो दल जहाँ होगा तो वहाँ तो मिलीजुली कौन सा नहीं पूछा जा रहा ना। निम्न कौन द्विदलीय दल की एक गुण नहीं है? मिलीजुली सरकार, बार बार दलों के बीच और अनेक दलों से निर्मित। इसका आंसर है आपका ए। अगला है, ये सब तो बहुदलीय का है ना, मिलीजुली सरकार। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्णन प्रतिमान निर्वाचन अध्यायों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये एंथोनी डाउन्स का है, ऑप्शन डी। क्या है? विकसित विकासशील प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है, कथन पढ़ते हैं हम एक एक करके। देखो, अमेरिका राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित होता है, सही बात है, क्योंकि मैक्सिमम उसका 10 साल का है। ऐसे 4 साल, अगर कभी बढ़ जाए तो मैक्सिमम 10 साल का दिया गया है, लेकिन 2 ही बार एक ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, ये तो सही है। फिर है, देश कौन सही पूछा जा रहा है, ठीक है। देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराध के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, और 4 वर्ष में एक बार ही जैसे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, कितनी बार भी आप पुनर्निर्वाचित हो सकते हो, बट वहाँ पे एक बार ही हो सकते हैं। एक बार आप बन गए, दूसरी बार ही हो सकते हो। अगला है, क्या है? देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराध के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं। तो इसका ये वाला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही, ये वाला गलत है, फोर्थ नहीं है। तो देखो, अमेरिका में एक बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग प्रक्रिया की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अमेरिका में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उत्तरी अमेरिका से निर्वाचित होता है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण राज्यों से होना चाहिए, दोनों एक राज्य से नहीं होना चाहिए। अगला है, मैच करना है आपका। संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह, एनोमिक दबाव समूह। ठीक है, तो देखो, संस्थागत दबाव समूह में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका संस्था में ये हो गया भारतीय विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर हो जाएगा, ये हो गया सामुदायिक दबाव समूह में है विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फिर है गैर सामुदायिक दबाव समूह, हो जाएगा सेकंड, और ये एनोमिक हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे वाला। तो ठीक है, इसका हो जाएगा बी। अगला है, एडवर्ड सिल की राजनीतिक व्यवस्था की कोटि का सही क्रम बताइए। राजनीतिक लोकतंत्र, संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, सर्व सत्तावादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। तो इसको क्रम में सजाना है, तो इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही सही है। देखो, पहले होगा राजनीतिक, होगा फिर सुरक्षा होगा, फिर अल्प होगा, फिर सर्वाधिकार होगा, फिर पारंपरिक अल्पतंत्र। अगला है, लिंग की राजनीतिक अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसको राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला है, देखो, भारतीय संविधान सभा के नीचे दिए गए कथनों द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? देखो, लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनंत शयानम अयंगर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं आएगा? ये दोनों राज्यों के बीच नहीं, ये उच्च न्याय, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है, ठीक है। दोनों दो राज्यों के बीच की भी जो भी विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में आता है। अब ये आपका क्या है? अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष है, और तीसरे, पांचवें, सातवें और 10वें। तो आपको लोकसभा अध्यक्ष को मैं शॉर्ट्स के थ्रू आज ही डाल दूंगी, ऐसे मैंने डाल रखा है पहले, लेकिन डाल दूंगी कैसे कैसे, क्योंकि वो आता ही आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरे लोकसभा हुकुम सिंह है, पांचवी है ढिल्लो और बलराम भगत, सातवां है बलराम जाखर और 10वें है शिवराज पाटिल। तो आपको रिसेंट का और लास्ट का इधर का याद करोगे तो भी उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलीनियम म्यूटिनिज्म के रूप में वर्णित किया था? तो ये है वीएस नायपॉल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो सुजान रुडोल्फ ने कहा है, लॉर्ड एंड सुजान रुडोल्फ ने कहा था। फिर मैच करना है जो पार्टी है और किस किस राज्य से संबंधित है। तो राष्ट्रीय लोकदल हैं आपके उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल, ये हो गए आपके हरियाणा, जनता दल हो जाएगा कर्नाटक, और राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा बिहार, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो जेम्स मैनर ने कहा, जेम्स मैनर ने कहा है। अब यह देखो, राज्य है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए। तो इसका है राइट आंसर बी। तो देखो, आंध्र प्रदेश है आपका 3, छत्तीसगढ़ है 4, और झारखंड है सॉरी रुक जाओ, मैंने गलत मैच किया है। देखो इसका ये हो जाएगा ना, 1 मिनट। हाँ, अब ए का हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा फर्स्ट, सी में हो जाएगा सेकंड, और डी में हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में शामिल नहीं किया है? उन्होंने पोस्ट कॉर्प दिया था, तो इसमें निर्णय नहीं है। देखो पोस्ट कॉर्प में क्या हो जाए, पोस्ट कॉर्प, ठीक है, याद रखना इसमें 7 चीजें हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत, देखो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्री सिद्धांतों में 14 सिद्धांतों में शामिल है हेनरी फेयल का? तो उसमें है आपका ये देखो, व्यक्तिक हित और सामान्य हित के अधीन, फिर है सामूहिक भावना इक्विटी। अगला है, वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने विशिष्ट अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देते, यानी चुगली जो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो मुखबिर। अगला है, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो ये एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मून ने और रिले ने नहीं किया था? तो ये इक्विटी सिद्धांत का नहीं किया था,
ऑप्शन ए। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो संरक्षक द्वारा चयन, ऑप्शन सी संरक्षक द्वारा चयन यही नहीं है। तो क्या मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के अभिलक्षण निम्न प्रकार से कौन कौन से हैं? पद का उसके पदाधिकारियों से अलगाव, कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक, नियमों का कठोरता से पालन, स्पष्ट श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, पद सोपान। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो यह अचेतन कार्यवाही है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो ये जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालिका की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं वो स्टाफ कहलाते हैं। तो देखो, स्टाफ अथवा मंत्रालयीय अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग में गृह प्रबंध संबंध या प्रबंधनात्मक कार्य को संपन्न करता है। स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यपालिका को सहायता, परामर्श तथा सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्तिगत अधिकारियों तथा इकाई स्टाफ अभिकरण कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? तो विषय क्षेत्र और जटिलता। और कौन कौन प्रमाण तत्व है? लेखाकरण है, भराव है और प्रबंधकीय तकनीक है। अगला है, प्रशासनिक की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होता है? तो ये होता है विकास प्रशासन। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो वही 1950-51। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्तित्व से संबंधित केनेथ वॉल्ट के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया? तो ये जॉन मार्सिमर ने किया था। अगला 47, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा गया है? तो संस्थानिक उदारवाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है तो देखो, सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास, फिर हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, स्थानीय सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो तीसरा और चौथा। अगला है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किसने बदलाव की भविष्यवाणी की थी? तो राजनीतिक विचारधारा से सांस्कृतिक और धर्म, ऑप्शन डी। अगला है, आधुनिक औद्योगिक युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरे को बढ़ाती है। कारण बताइए, युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गई, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गई है। दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रम प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका नव मार्क्सवाद से है। अगला है, मैच करना है विदेशी नीति थिंक टैंक और इधर देश है, क्या क्या नाम है? फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर द डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस, कार्नेगी इंडोमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिकल स्टडीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं, देखो, फॉरेन पॉलिसी ये टर्की का है, इंस्टीट्यूट फॉर द डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस भारत, कार्नेगी इंडोमेंट USA और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रेटेजिकल स्टडीज UK है। अगला है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है?
तो ब्राहिम रिपोर्ट है, ऑप्शन सी। अगला, संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाली कार्रवाई में कहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिस कर्मी सेवारत थे? तो ये थे सब जगह, पश्चिमी सहारा, बोस्निया और हर्जिगोविनिया, ऑप्शन डी। अगला है, समस्या है और किस किस देश से है? ये आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका है, देख लेते, मैच कर देते हैं। तो देखो इसका ए हो जाएगा, सारा सही है, मैच है। श्रीलंका हो गया कच्छ, फिर है पाकिस्तान बुल्लर बैराज, नेपाल है सुस्ता बॉर्डर और बांग्लादेश है न्यू मुरे आइलैंड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? दाहाग्राम विवाद नहीं है, ये बांग्लादेश के साथ है, बाकी सियाचिन है, सर्किट है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवादी है। अगला 56, म्यांमार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस है। अब इसमें किस किस कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो इसमें है आपका म्यांमार हो जाएगा आपका रोहिंग्या, मलेशिया हो जाएगा तमिल्स, इंडोनेशिया है हिंदूज और लाओस है वियतनामीज। अगला है, अभी हाल में ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है, विवाद का मुद्दा क्या है? तो प्राच विहार है, प्राच विहार है। अगला, यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही का जनक तथा उसने कांट एवं हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो ड्यूगिट, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? तो जे.एस. मिल ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, आर.जे. बर्नस्टाइन, एम सैंडल और एम वॉल्जर और डब्ल्यू किमलिका। अब इनकी बुक है स्फीयर ऑफ जस्टिस, तो ये हो जाएगा वॉल्जर, फिर एट द लिमिट ऑफ जस्टिस, देखो इसमें है सी। तो ये देखो आर.जे. बर्नस्टीन का है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड द पॉलिटिकल थ्योरी, सेल्डर का है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, वॉल्जर का है स्फीयर ऑफ जस्टिस, इनका पूरा नाम क्या है? अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड द इक्विटी। कई बार सिर्फ स्फीयर ऑफ जस्टिस आता है, अगर पूरा नाम आ जाएगा तो पूरा नाम ये है। और किमलिका का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। अगला फिर बुक है और थिंकर है, हम मैच करते हैं। एंथोनी गिडिंस है, ग्रेवियल आलमंड तथा सिडनी वर्मा है, स्टीहन रोकन है, गोस्टा एस्पिंग एडरसन है। तो इसका तो सिविल कल्चर हो जाएगा आपका, इनका आलमंड का हो जाएगा ए का, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड एक से ही आप कर सकते थे, बाकी मैच कर देते हैं। एंथनी डाउन्स का एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ग्रेवियल आलमंड का द सिविक कल्चर है, स्टीन रोकन का है सिटीजन इलेक्शंस पार्टीज, गोस्टा एरिस्पिंग एडरसन का है द थ्री वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, ठीक है। अगला है, समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। कारण बोल रहा है ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। अगला है 63, यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? तो ये हो जाएगा एम क्रूसिंजर का है एक। अगला है, निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ रही है जो हमें यह सिखा देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए। ये दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए।
अगला है रोजेस इन दिसंबर, तो ये है मोहम्मद करीम छागला का है। अगला है 66, निम्नलिखित कौन सा द न्यू रीजन पॉलिटिकल ऑफ डिफेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो एंथनी पेन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित किसने भारत को बहुकेंद्रीय राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो एंथनी डी स्मिथ ने किया है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन जो 1926 में कार्यशील थी? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 70 का हो गया। अगला क्वेश्चन है 71, कथन और कारण है जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। स्वतंत्रता के बाद इसकी भूमिका उत्तर बहुआयामी हो गई है। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। फिर मैच करना है हमें। चेस्टर बर्नार्ड है, हर्बर्ट साइमन है, डॉट वाल्डो है, मार्शल डी मॉक है। तो ये बुक है चेस्टर, तो इसका राइट आंसर बी है, ए का 4। तो देखो चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डॉट वाल्डो का आइडिया एंड द issues in public administration, मार्शल डी मॉक का फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 73, निष्पादन बजट कब लोकप्रिय हुआ था? तो 1950 में। अगला अर्ध राज्य क्या है? तो अर्ध राज्य क्या है? ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परम राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व से अधिक विपन्न हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। LTTE है, हिजबुल्लाह है, बोको हैरम है, साइनिंग पाथ है। तो इसको मैच करते हैं। इसका हो जाएगा ए का बी। LTT शायद पता होगा, अगर ए का बी भी पता हो, मतलब ये भी पता होता 4 तो भी हो जाता। हिजबुल है आपका कहाँ का? ईरान का है। बोको नाइजीरिया, साइनिंग पाथ है आपका पेरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 75 क्वेश्चन किए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। आज तो अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो आपको डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।